हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 2 मॉड्यूल 5 से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल पर टोटल 39 क्वेश्चन है, जिससे मैंने 2 पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, ये सेकेंड पार्ट है। तो चलिए सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 181 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, तो इस पार्ट में हम लोग 182 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड विथ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। तो वायु घर्षण डैम्पिंग जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विथ न्यूट्रल कनेक्शन। उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। ऑप्शन ए 3 फेज 2 एलिमेंट, ऑप्शन बी 3 फेज 3 एलिमेंट, ऑप्शन सी सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट, या ऑप्शन डी 3 फेज 2 एलिमेंट विथ सीटी एंड पीटी। तो जो उदासीन संयोजन यानी न्यूट्रल कनेक्शन होता है उसके साथ हम यूज़ करते हैं सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट एनर्जी मीटर। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट। सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट एनर्जी मीटर जो होते हैं वो उसका यूज़ करते हैं न्यूट्रल कनेक्शन के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर। आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी मीटर का प्रकार दिया गया है उसको बताना है कि कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए है वेस्टर्न टाइप, ऑप्शन बी रेशियो मीटर टाइप, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप, ऑप्शन डी मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। तो ये जो प्रकार दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी मीटर का, ये है मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप, यांत्रिक अनुनाद प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट्स। यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है। तो सेंसिटिविटी अगर हम वोल्टमीटर की बात कर ले तो किसी वोल्टमीटर के लिए उसके प्रतिरोध और वोल्टेज की माप सीमा का अनुपात उसकी सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जैसे मान लेते हैं हम संवेदनशीलता सेंसिटिविटी हम मानते हैं किसी वोल्टमीटर की, तो वोल्ट मीटर की जो सेंसिटिविटी होगी, ठीक है, उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अपॉन वोल्ट मीटर की माप सीमा। ठीक है, इस तरीके से। तो जो रेजिस्टेंस होगा उससे हम किस में मेज़र करेंगे, क्योंकि उसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और वोल्ट मीटर का माप यानी हम किस में लेंगे, तो वोल्टेज में लेंगे, यानी उसका यूनिट वोल्ट। तो इस तरीके से इसका यूनिट जो होगा क्या होगा, ओम पर वोल्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमें कहाँ देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए में है वोल्ट पर ओम, ऑप्शन बी है ओम पर वोल्ट, या ऑप्शन सी ओम मीटर है, या ऑप्शन डी ओम पर मीटर है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि सेंसिटिविटी जो होती है उसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि उसके प्रतिरोध और उसके जो माप सीमा होते हैं उसकी अनुपात। तो हम अगर वोल्टेज के टर्म में ले रहे हैं, वोल्ट मीटर के टर्म में, तो वोल्टेज का जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा अपॉन वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज माप सीमा होगा। तो इस तरीके से इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा ओम पर वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ओम पर वोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why two straight holes are provided in the aluminium disc in energy meter?
ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों किए जाते हैं? तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन पर हम डिस्कस भी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो पर। तो एनर्जी मीटर में जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, ये है कि एनर्जी मीटर विदाउट लोड पे भी उसका डिस्क जो है वो घूमता है, क्यों होता है? तो वो क्रीपिंग एरर की वजह से होता है। ठीक है, ये क्रीपिंग एरर, तो इसमें हमेशा याद रखना है क्रीपिंग एरर की वजह से होता है। विदाउट लोड ये इसका डिस्क जो होता है वो घूमने लगता है। इसी दोष को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क में होल बना देते हैं इसको, इसके रेमेडीज़ के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। तो क्वेश्चन में भी वही पूछा गया कि एनर्जी मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों किए जाते हैं? तो जो क्रीपिंग एरर है उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन में इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऑप्शन में है टू रिड्यूस द डिस्क वेट, ऑप्शन बी फॉर पावर फैक्टर करेक्शन, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट द फ्लक्स लीकेज, और ऑप्शन डी टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर। तो जैसे मैंने बताया कि क्रीपिंग एरर को कंट्रोल करने के लिए हम उसमें होल्स करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? यंत्र का नाम क्या है? यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इस यंत्र का नाम बताना है। ऑप्शन ए है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, या ऑप्शन डी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो फिगर में दिया हुआ है ये एक एब्सोल्यूट टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो जो विद्युत राशि होती है उसकी उपस्थिति को दर्शाता है, उसकी क्वांटिटी को नहीं दिखाता है, उसके परिमाण को यानी मैग्नीट्यूड को नहीं दिखाता है। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट? चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक होते हैं? यानी कि जैसे मैंने बताया था कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 बल कार्य करते हैं। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, तो तीनों के बारे में चर्चा हो चुकी है। डिफ्लेक्शन टॉर्क यानी कि जैसे कि एक पॉइंटर है, पॉइंटर 0 से आगे बढ़ता है गति करते हुए, एक पूर्वांकित पैमाना यानी एक स्केल पर जाके रुकता है। ठीक है, वहाँ तक जाने के लिए जो फोर्स काम करता है उसे हम डिफ्लेक्शन टॉर्क कहते हैं। और इसकी गति को यानी जो डिफ्लेक्शन टॉर्क की वजह से पॉइंटर 0 से आगे की ओर जाता है, उसकी गति को कंट्रोल करने के लिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स काम करता है जिसे कंट्रोलिंग टॉर्क या कंट्रोल फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो पॉइंटर होता है वो एक इधर से भी फोर्स लगता है कि इधर से भी, यानी दोनों ओर से। तो इन जो पॉइंटर होता है वो कभी इधर की ओर जाता है, कभी इधर की ओर जाता है, तो इस तरीके से एक कंपन उत्पन्न होता है। तो उसको समाप्त करने के लिए डैम्पिंग फोर्स काम करता है और उसको स्थिरता लाती है, यानी पॉइंटर में स्थिरता लाती है और उसको स्थिर करती है। ठीक है, उसके कंपन को ख़त्म करती है। तो ये होता है डैम्पिंग फोर्स का काम, और इसीलिए जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होती है उसमें इस प्रकार से ये काम करता है, यानी डैम्पिंग फोर्स। तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं और इस तरीके से हम आंसर को चूज़ भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेक्स द नीडल मूवमेंट फास्टर, सुई की गति को तेज करता है क्या? तो मैंने जैसे अभी बताया कि नहीं, इसमें तो स्थिरता लाती है, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, कभी दाएं कभी बाएं हो सकती है डैम्पिंग फोर्स और कंट्रोल फोर्स की वजह से, तो डिफ्लेक्शन फोर्स और कंट्रोलिंग फोर्स की वजह से। तो डैम्पिंग फोर्स क्या करेगा, उसमें स्थिरता लाती है। ऑप्शन बी क्या है, हेल्प्स द डिफ्लेक्टिंग फोर्स टू एक्ट फास्ट, विचलन बल को तेजी से कार्य करने में मदद करता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, ब्रिंग्स द नीडल टू इट्स 0 पोजीशन, सुई को उनकी शून्य स्थिति में लाता है। नहीं, ये तो कंट्रोल टॉर्क करेगा। ऑप्शन डी में हम देख लेंगे। ऑप्शन डी में क्या है, अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑसिलेशन, यानी दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। तो बिल्कुल सही आंसर है, यही इसका राइट आंसर होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि डैम्पिंग फोर्स क्या करता है, तो ये जो पॉइंटर होता है, ठीक है, उसको कभी दाएं कभी बाएं से क्या होता है, उसमें कंपन होने लगती है, और उसी को समाप्त करने के लिए डैम्पिंग फोर्स
जो है वो बल उस पर कार्य करता है और उसमें स्थिरता लाती है। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या किया कि उसके जो दोलन हो रहे कभी इस और कभी इस और जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑसिलेशन, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है और उसमें स्थिरता लाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, चल कुंडली उपकरण में नरम लोह के कोर का क्या कार्य है। ऑप्शन ए स्ट्रेंथनेस द डिफ्लेक्शन फोर्स, विक्षेपण बल को मजबूत करता है। ऑप्शन बी कंट्रोल्स द नीडल्स मूवमेंट, सुई की गति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी प्रोवाइड्स मीटर विथ मैक्सिमम सेंसिटिविटी, मीटर को अधिकतम संवेदनशीलता प्रदान करता है। ऑप्शन डी प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द एयर गैप, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि चल कुंडली उपकरण में यानी कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में सॉफ्ट आयरन जो होता है उसका काम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को एयर गैप में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एन एयर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैरामीटर इज द कॉज फॉर लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। ऑप्शन ए लो एक्यूरेसी, ऑप्शन बी हाई सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी लो सेंसिटिविटी या ऑप्शन डी लो इन्फ्लुएंस एरर। तो मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव लो सेंसिटिविटी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लो सेंसिटिविटी, कम संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यंत्र का प्रकार क्या है, इसका नाम बताना है किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन, ऑप्शन बी रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन, ऑप्शन सी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल या ऑप्शन डी डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन, यानी आकर्षण प्रकार का चल लो प्रकार का उपकरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीटर इज यूज टू मेजर रिवॉल्यूशन पर मिनट ऑफ ए मीटर, मीटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है, यानी इसकी स्पीड की बात हो रही है। ठीक है, घूर्णन गति की बात हो रही है। तो टेकोमीटर जो होती है मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी टेकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, चल लोह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें। कोई इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन टाइप का है यानी एमआई टाइप का है तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो इसकी पहचान करने के लिए ये चीज़ होता है कि उसके जो टर्मिनल होते हैं उस पर कोई भी मार्क या मार्किंग नहीं होता है। तो दैट मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नो टर्मिनल मार्किंग, कोई सिरा अंकन नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है। ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी एनर्जी मीटर या ऑप्शन डी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो फ्रेंड्स एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट उसे कहते हैं जो कोई भी विद्युत राशि जो होती है उसकी स्थिति को बताता है, ना कि उसके मैग्नीट्यूड या परिमाण को बताता है। ठीक है, तो इस तरह से एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण हो जाएगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोर्स प्रोड्यूसेस मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो होता है वो संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है वहीं पॉइंटर को जीरो स्थिति से आगे की ओर ले जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एकीकृत उपकरण का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए डिस्प्ले द क्वांटिटी, ऑप्शन बी इंडिकेट्स द क्वांटिटी, ऑप्शन सी रजिस्टर्स द क्वांटिटी या ऑप्शन डी मेजर्स द क्वांटिटी। तो जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका कार्य होता है मात्रा को दर्ज करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रजिस्टर्स द क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजीशन एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग ग्रेविटी कंट्रोल रीड्स एक्यूरेटली। यानी गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पढ़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ग्रेविटी कंट्रोल यूज़ किया गया है कंट्रोल सिस्टम के लिए, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। तो उस इंस्ट्रूमेंट को किस पोजीशन में रखा जाए कि वो सटीक मतलब एक्यूरेट रीडिंग दे। ठीक है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट में ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया जाता है उसे हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति यानी वर्टिकल पोजीशन में रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर क्वेश्चन में ये होता है कि स्प्रिंग कंट्रोल मेथड है तो उसे किसी भी स्थिति में रख सकते थे, तो यहाँ पे ग्रेविटी का है तो इसीलिए वर्टिकल पोजीशन इसका राइट आंसर होगा। यानी कि उसे वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे तभी वो एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। तो एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण से हम पावर को मेज़र करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावर यानी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू अचीव मैक्सिमम एक्यूरेसी इन मेजरमेंट यूजिंग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम एक्यूरेसी को मापने के लिए उसमें हाई इनपुट इम्पीडेंस को रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम ऑप्शन में देख लेंगे, कीप लो इनपुट इम्पीडेंस। नो, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन बी है कीप हाई इनपुट इम्पीडेंस, उच्च आगत प्रतिबाधा रखने से। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम एक्यूरेसी को मापने के लिए इसके जो इम्पीडेंस है उसको इनपुट इम्पीडेंस जो होता है उसको हाई रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कीप हाई इनपुट इम्पीडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इस मॉड्यूल का ये लास्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर 10 मिली एम्पियर विथ 1 मिली एम्पियर मीटर। 1 मिली एम्पियर मीटर के साथ 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध के मान की गणना करिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अधूरा रह गया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा अधूरा ये रह गया है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक मीटर है जो 1 मिली एम्पियर है, उसका रेंज इतना तक वो मेज़र कर सकता है। हमें इसके रेंज को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 10 मिली एम्पियर तक। तो इसमें जो शंट रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे उसका रेजिस्टेंस का मान कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, यानी RSH हमको निकालना है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग ये है कि इस जो मीटर दिया हुआ है इसका करंट का मान तो दिया हुआ है कि ये रेंज है 1 मिली एम्पियर के लिए, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का मान नहीं दिया हुआ है।
तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अधूरा है जैसे मैंने बताया, तो इसका क्वेश्चन अगर आप बुक में भी दिया हुआ है उसमें भी देख सकते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसका मान है RM इज इक्वल्स टू 27 ओम। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 27 ओम है RM का मान। तो इस तरीके से हम जब हमको मिल जाएगा वैल्यू, यानी RM का मान 27 जो कि यहाँ मिसिंग है, नहीं दिया हुआ है, और करंट जो है मीटर में जो इसका रेंज है वो कितना है? 1 मिली एम्पियर। ठीक है, ये दो चीज़ दिया हुआ है, और साथ ही दिया हुआ है कि हमें जो स्केल बढ़ानी है उसका कितना करना है? 10 मिली एम्पियर। ठीक है, यानी हम इसको I समझ लेते हैं, I इज इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर। तो ये 3 मान दिया हुआ है और हमें निकालना है RSH यानी शंट का रेजिस्टेंस का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है, हम फार्मूले पे पुट करके निकाल लेंगे। हाँ, और एक बात, जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन अधूरा था और RM का मान 27 ओम है, हो सकता है कि वैल्यू कुछ और हो। ठीक है, वैल्यू और भी हम क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो वैल्यू का मान जो है वो बदल दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है फार्मूला इसको याद कर लीजिएगा और फार्मूला पे बैठा के पुट करके आप आराम से जो है आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। जैसे मैंने बताया कि RM का मान 27 ओम है। ठीक है, और जो रेंज दिया हुआ है मीटर का करेंट का वो कितना दिया हुआ है? 1 मिली एम्पियर। और विस्तार हमें करना कितना है? हमें विस्तार करना है 10 मिली एम्पियर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है। तो RSH निकालना है। RSH का फॉर्मूला होता है, ये आप कहीं भी नोट कर सकते हैं। RSH का फॉर्मूला होता है IM इंटू RM अपॉन ISH। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को अधूरा कहा, क्योंकि RSH निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला चाहिए, और इस फॉर्मूला में देखिए IM और ISH का मान तो है, लेकिन क्या ISH हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो RM तो नहीं है ना क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने कहा था अधूरा है। तो ये इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला है, आप कहीं से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या बुक में भी आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, RSH बराबर IM इंटू RM अपॉन ISH। तो देखिए फॉर्मूला जो है मैंने बताया, RSH बराबर IM इंटू RM अपॉन ISH। ठीक है, तो IM का मान तो हमारे पास दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, RM का भी मैंने बताया 27 ओम, तो ISH तो हमको निकालना पड़ेगा ना। ISH हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए निकालते हैं। तो जैसे कुछ इस तरीके से हम पहले डायग्राम को बना लेते हैं। मान लेते हैं हमें एक शंट रेजिस्टेंस लगाना है, तो ये RSH हो गया। ठीक है, नीचे वाला, ऊपर का हो गया ये मीटर का ही इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि 27 ओम दिया हुआ है। ठीक है, RSH हमको निकालना है। तो चलिए करंट का जो फ्लो होगा कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ एक जंक्शन बन रहा है और ये करंट है I। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? IM प्लस ISH होगा कि नहीं? ठीक है, यहाँ RM पर जो करंट फ्लो होगा दैट मीन्स वो IM होगा, और IM का मान दिया हुआ है, मीटर का करंट कितना हुआ है? 1 मिली एम्पियर। तो या मीन्स I का वैल्यू कितना है? 10 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू IM कितना है? 1 मिली एम्पियर, और ISH तो हमको निकालना है। ठीक है, तो IM इधर चला जाएगा तो क्या होगा? 10 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ISH बराबर क्या हो जाएगा? 10 मिली एम्पियर माइनस 1 मिली एम्पियर, तो कितना हो गया? 9 मिली एम्पियर। ठीक है, ISH बराबर 9 मिली एम्पियर। अब चूंकि ये मिली एम्पियर में है, तो हम जब रेजिस्टेंस निकालेंगे शंट रेजिस्टेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, मिली एम्पियर में है तो एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, तो वैल्यू कितना आएगा? 0.009 एम्पियर। ठीक है, और इस 1 एम्पियर को भी हम कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले में। तो हम अब इसमें आते हैं, RSH बराबर IM इंटू RM अपॉन ISH।
RSH का IM का मान कितना है, तो 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.001 एम्पियर। RM का मान कितना है, 27। ISH का मान कितना निकला, तो 9 मिली एम्पियर था, जिसे हमने एम्पियर में कन्वर्ट किया तो 0.009 आया। तो इस तरीके से ये कट जाएगा 9 से, और 9 कट जाएगा इधर 27 3 से, ठीक है। तो यानी कि कितना निकला हमारा RSH बराबर निकला 3 ओम, ठीक है। तो इस RSH बराबर निकला 3 ओम, यानी कि शंट रेजिस्टेंस का मान कितना निकल गया, 3 ओम। तो इस तरीके से आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया, हम ऑप्शन में देख लेंगे। ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 3 ओम, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी 3 ओम। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि जितने भी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए या डिस्कस किए आपको समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट मॉड्यूल जो है इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक धन्यवाद, जय हिंद।